तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ग्रेव एनकाउंटर्स के पार्ट 2 को। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा, जो कि मैंने कल ही एक्सप्लेन किया था, तो उसको जाकर देख लेना। अदरवाइज आपको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा, सो डू चेक इट आउट। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। पार्ट 2 की शुरुआत में YouTube के ऊपर ग्रेव एनकाउंटर 1 मूवी को लेकर रिव्यूज दिखाए जाते हैं, जिसके अंदर सारे यूट्यूबर्स उस मूवी को बहुत ही ज्यादा स्केरी और हॉरर जॉनरा की बेस्ट मूवी में काउंट कर रहे थे। अब आप ये सोचेंगे कि फर्स्ट पार्ट में तो उसको रियल फुटेज बताया गया था, तो वो मूवी कैसे बन गई। असल में 6th एपिसोड के हिट होने के बाद में ग्रेव एनकाउंटर्स के प्रोड्यूसर जेरी ने ये बात कही कि वो रॉ फुटेजेस असल में मूवी थी जिसे उन्होंने प्लान करके बनाया हुआ था। यानी कि जो भी हमने देखा था वो सब सिर्फ एक मूवी का पार्ट था और वैसा रियल में कुछ भी नहीं हुआ था। अब इन्हीं रिव्यू के बीच में एलेक्स नाम का एक लड़का इस मूवी के रिव्यू में मूवी को 1 स्टार देता है, क्योंकि उसके हिसाब से मूवी का प्लॉट और एंडिंग काफी बेकार थी। एलेक्स यहाँ पर खुद भी मूवी प्रोडक्शन के अंदर अभी बिगिनर था, जहाँ पर आगे उसकी मूवी शूटिंग की क्लिप्स दिखाई जाने वाली हैं। अब जैसे ही एलेक्स अपनी रिव्यू वाली वीडियो को अपलोड करता है, उसके कुछ ही समय के बाद में वीडियो पे डेथ अवेट 6 नाम से एक अकाउंट से एक वीडियो रेस्पॉन्स मिलता है, जिसे जब एलेक्स देखता है तो उस वीडियो के अंदर स्ट्रेंजली लैंस होता है। जी हाँ, यानी कि पार्ट 1 वाला लैंस जो कि अभी जिंदा था, जिसकी वीडियो के अंदर काफी खराब कंडीशन थी। इसके बाद में एलेक्स को 49, 14, 122 और 48 ऐसे सीरीज नंबर का सेम डेथ अवेट 6 अकाउंट से फिर से रेस्पॉन्स आता है, जिसे जब एलेक्स मैप के अंदर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाइज चेक करता है तब उसे कॉलिंगवुड के वही मेंटल हॉस्पिटल दिखाई देता है जिस पर ग्रेव एनकाउंटर की पहली मूवी बनी हुई थी। अब एलेक्स को यहाँ पर थोड़ा सा शक होने लगता है कि कहीं ग्रेव एनकाउंटर मूवी सच तो नहीं है, क्योंकि उस मूवी में जितने भी एक्टर्स दिखाए गए थे वो उस मूवी के बाद कहीं भी नहीं दिखे। और यहाँ पर दूसरी मूवीज की बात नहीं चल रही थी, बल्कि वो रियल लाइफ में भी कभी भी मीडिया, दूसरे इवेंट्स या फिर न्यूज तक में नहीं दिखे। और कैनी, जिसे हमने मूवी के फर्स्ट पार्ट में उस मेंटल असाइलम के गेट कीपर के तौर पर देखा था, उसने भी उसी समय के दौरान सुसाइड कर लिया था। या फिर माइट भी ये हुआ होगा कि वो 6 बजे के आसपास वहां पर आया होगा, अंदर एंटर हुआ होगा, लेकिन उसकी भी मौत हो गई होगी। और ये सब चीजें इस तरफ इशारा कर रही थी कि शायद ग्रेव एनकाउंटर मूवी रियल थी, लेकिन एलेक्स अभी तक इतना श्योर नहीं होता। लेकिन उसके मन में एक चिंगारी टाइप आ गई थी कि उसे सच का पता लगाना था। खैर, अब एलेक्स अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड करता है, जहां पर वो पूछता है कि ग्रेव एनकाउंटर मूवी के प्रोड्यूसर या फिर किसी भी एक्टर से अगर किसी के पास कोई कांटेक्ट करने का रास्ता है या फिर नंबर है तो प्लीज उसे कमेंट में जरूर बताएं। और उसे कुछ ही देर के बाद में एक कमेंट के अंदर एक फोटो मिलती है जिस पर नंबर भी होता है, और वो फोटो लैंस की होती है। और जब एलेक्स उस नंबर पर कॉल लगाता है तब दूसरी तरफ से कॉल लैंस की मदर पिकअप करती है, जिसके बाद में वो उनसे घर का एड्रेस पूछ लेता है और इंटरव्यू लेने की परमिशन मांगता है, जिसके लिए लैंस की मॉम हाँ कर देती है। अगले सीन में एलेक्स लैंस की मॉम को विजिट करता है, जहां पर उसे थोड़े ही टाइम में ये आइडिया लग जाता है कि लैंस की मदर मेंटली स्टेबल नहीं है, और उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था कि लैंस अभी जिंदा है भी या फिर नहीं, क्योंकि उनका ये कहना था कि वो कल रात कहीं बाहर गया था अपने शो के शूट के लिए, लेकिन उनको नहीं पता था कि उनका बेटा 9 साल से गायब है। जी हाँ, जिसके बाद में वहां की केयरटेकर एलेक्स को वहां से भगा देती है। अब हम देखते हैं कि एलेक्स ने ग्रेव एनकाउंटर मूवी और उसके कास्ट पर बहुत ही ज्यादा रिसर्च कर रखी थी, जिसके बाद उसे काइंड ऑफ श्योरिटी हो गई थी कि इस मूवी के साथ में कुछ तो गलत हुआ था। जिसके बाद में वो फैसला करता है कि वो एक फेक म्यूजिक डायरेक्टर बनकर ग्रेव एनकाउंटर मूवी के प्रोड्यूसर जेरी से मिलने जाएगा। अब आप यहाँ पर ये सोचेंगे कि इस मूवी का प्रोड्यूसर जेरी और इसके डायरेक्टर्स अभी तक जिंदा कैसे हैं। तो ये लोग उस असाइलम से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, यानी कि वो उसकी सीमा के आसपास नहीं गए थे, इसलिए वो यहाँ पर बच गए थे। तो यहाँ पर एक बात तो पक्की है कि ये जो फुटेजेस हैं ये कर्स्ड बिल्कुल भी नहीं है। एलेक्स अब जेरी से मिलने जाता है, लेकिन इनिशियली जब जेरी ग्रेव एनकाउंटर्स मूवी के बारे में सुनता है तब वो अपने सिक्योरिटी गार्ड को कहकर एलेक्स को वहां से भगा देता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद में जेरी खुद ही वहां पर आकर एलेक्स को मीटिंग के लिए अप्रूव करता है, लेकिन उसकी एक कंडीशन थी कि ये सारी चीजें ऑफ कैमरा में होंगी। अब अगले सीन में हम एलेक्स को जेरी के साथ मीटिंग करते हुए देखते हैं, जहां पर एलेक्स ने अपने शर्ट में एक हिडन कैमरा छुपा लिया था, जिसके बाद में वो जेरी से ग्रेव एनकाउंटर मूवी के बारे में बात करने लगता है, जहां पर जेरी बताता है कि वो मूवी कोई मूवी नहीं है बल्कि रियल रॉ फुटेजेस हैं, जो कि असल में ग्रेव एनकाउंटर शो के 6th एपिसोड की रॉ फुटेजेस हैं। अब जेरी ने यहाँ पर ये नहीं सोचा था कि इन फुटेजेस के पब्लिक में आने के बाद में ये इतनी ज्यादा वायरल हो जाएंगी, जिसकी वजह से उनकी कंपनी को प्रॉब्लम हो सकती है। जेरी को यहाँ पर ये लगा कि शायद से सारे क्रू मेंबर्स की डेथ का इल्जाम उनकी कंपनी पर ना आ जाए,
जिसकी वजह से उसने आगे आकर उसको एक मूवी कह दिया, जिसके बाद किसी को भी नहीं पता चला कि ये असल में रियल रॉ फुटेजेस थी, यानी कि जो कुछ हुआ था वो असलियत थी। अब एलेक्स को जो चाहिए था उसको वो मिल गया था, जिसके बाद में वो ये सारी बातें और जेरी की वीडियो फुटेज अपने दोस्तों को दिखाता है। जिसके बाद एलेक्स ये प्लान बनाता है कि वो लोग असल में कनाडा जाकर कॉलिंगवुड में उस मेंटल असाइलम में जाएंगे और वहां की चीजों को रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि एलेक्स को तो अब पता था कि उस हॉस्पिटल में असल में भूत प्रेत रहते हैं। तो अगर उन्होंने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया तो उसे वो एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं, जिससे वो लोग फेमस हो जाएंगे। और जो एलेक्स को डेथ अवेट 6 अकाउंट से काफी बार मैसेज कर रहा था, वो लड़का भी उसी मेंटल असाइलम के नजदीक रहता था, ऐसा उसका कहना था, जो कि उन्हें ये बताता है कि उन्हें एक बार इस हॉस्पिटल को विजिट करना चाहिए और वो भी उनसे मिलने आएगा। इसलिए अब एलेक्स और उसके सारे फ्रेंड्स ये फैसला करते हैं कि वो एक्चुअल में उस मेंटल असाइलम को विजिट करेंगे और वहां पर रिकॉर्डिंग भी करेंगे। अब एलेक्स और उसके दोस्त ट्रैवलिंग करते हुए कनाडा पहुंच जाते हैं, जहां पर उसी मेंटल असाइलम के सामने आते ही उसके सिक्योरिटी गार्ड से उनकी बहस हो जाती है, जिससे समहाउ वो लोग वहां से अपनी कार को लेकर भागते हैं और अपने होटल पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वो लोग छुपते हुए रात में उस मेंटल असाइलम में घुसने का फैसला करते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम जो लैंस और उसकी टीम थी, उनके पास में प्रॉपर परमिशन थी वहां पर रुकने की, क्योंकि वो लोग एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के उससे वहां पर आए थे। लेकिन यहाँ पर ये जो एलेक्स और उसके दोस्त हैं वो काइंड ऑफ बच्चे हैं, यानी कि स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जिसकी वजह से अंदर जाने की परमिशन उनके पास में नहीं थी और छुपते छुपाते ही उनको वहां पर जाना पड़ेगा। अब रात को एलेक्स और उसके सारे फ्रेंड्स किसी तरह से सिक्योरिटी गार्ड से बचकर असाइलम के अंदर घुसते हैं, जहां पर उन्हें असाइलम में हर जगह डू नॉट क्रॉस के सिग्नल्स लगे हुए दिखते हैं, जिसे वो लोग स्ट्रेट इग्नोर कर देते हैं। और ये गेट वही था जहां से लैंस और उसकी टीम अंदर एंटर हुई थी, जिसके ऊपर डेथ अवेट्स लिखा हुआ था। तो अब बात करते हैं कि एलेक्स के क्रू के अंदर आखिर कितने लोग थे। तो एलेक्स के क्रू के अंदर उसकी गर्लफ्रेंड जेनिफर, ट्रेवर जो कि कैमरामैन था, जैरेड ली एक सेकेंडरी कैमरामैन और उसकी गर्लफ्रेंड टेसा। अब पहले पार्ट की तरह इस पार्ट के अंदर जैरेड असाइलम के हर एक रूम में जाकर कैमरा लगाने लगता है, यानी कि पिछले पार्ट में कैमरामैन और सर्विलेंस वाला कोई और था, लेकिन ज्यादा सिक्योरिटी के लिए ये लोग पहले से ही प्रिपेयर्ड होकर आए थे। इनके ग्रुप के पास में सेफ्टी हॉर्न था, जिसे इन्हें तब यूज करना था जब ग्रुप से कोई बिछड़ जाए। साथ ही साथ में इनके पास में गोस्ट डिटेक्टर मशीन भी होती है और एक थर्मल कैमरा भी था, जिसके ऊपर ये उल्टी सीधी हरकत भी करते हैं, यानी कि फार्ट वगैरह को देखना, जो कि मेरे हिसाब से काफी फनी सीन होता है। खैर, अब ये लोग भी फर्स्ट ग्रुप की तरह ही डॉक्यूमेंट्री टाइप रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देते हैं, जहां पर ये भी इनिशियली गोस्ट को प्रोवोक करते हैं और उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन ऑब्वियसली कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आता। सभी लोग अब असाइलम के अंदर घूम रहे होते हैं कि तभी इन्हें एक वीजा बोर्ड वहां पर दिखाई देता है और क्यूरियोसिटी में एलेक्स और जेनिफर उस वीजा बोर्ड को यूज करने लगते हैं। एलेक्स बोर्ड को यूज करते हुए वहां पर प्रेजेंट गोस्ट का नाम पूछता है, जिस पर जो नाम आता है उससे वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उस गोस्ट ने अपना नाम डेथ अवेट्स बताया था और यही चीज गेट के ऊपर भी लिखी हुई थी, यानी कि वही अकाउंट जिससे एलेक्स को बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। मतलब वैसा कोई भी जिंदा पर्सन नहीं था, बल्कि ये सब इस असाइलम के गोस्ट का किया हुआ था, यानी कि इस असाइलम के गोस्ट वगैरह ने उनको यहाँ आने के लिए प्रोवोक किया था। अब जैसे ही सबको ये बात पता चलती है, तभी उस कमरे के अंदर चेयर्स अपने आप ही उड़ने लगती हैं और वहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है, जो कि पिछली मूवी के कंपैरिजन में काफी जल्दी शुरू हो गया था। जिसके बाद पूरा ग्रुप एक साथ भागकर दूसरे कमरे में चला जाता है। अब चेयर गिरने की आवाज को सुनकर वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड बाहर था उसको शक हो जाता है, जिसके बाद वो भी असाइलम के अंदर आकर इनके पूरे ग्रुप को पकड़ लेता है। और मेरे ख्याल से पिछले मूवी के अंदर जो कैनी था उसने भी ऐसा ही किया होगा, बट उसकी अल्टीमेटली मौत हो गई होगी। लेकिन जैसे ही किसी की आवाज को फॉलो करते हुए वो सिक्योरिटी गार्ड ऊपर की तरफ जाता है, अचानक से ही कुछ ही देर के बाद में बुलेट शूटिंग की आवाज आती है, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड नीचे ही नहीं लौटता। सभी लोग उसे ढूंढने के लिए ऊपर जाते हैं, जहां पर उन्हें सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिलता, विच क्लियरली मीन्स कि अब वो गोस्ट का शिकार बन गया होगा। अब ये लोग वहां से बाहर निकलने का डिसाइड करते हैं और तभी जैरेड ऊपर जाकर कैमरा रिमूव करने लगता है, जहां पर अचानक से ही कोई अदृश्य शक्ति उसको विंडो से बाहर फेंक देती है, जिससे शायद उसकी मौत हो जाती है। अब जैरेड के चिल्लाने की आवाज से पूरी टीम वहां पर आती है, जहां पर आकर जब वो लोग कैमरा की फुटेज को चेक करते हैं तो सब ये देखते हैं कि जैरेड को किसी अदृश्य शक्ति ने बिल्डिंग की विंडो से नीचे फेंक दिया है और ये काम किसी और का नहीं बल्कि इसी असाइलम के भूत प्रेतों का था, क्योंकि वहां पर कोई भी रियल पर्सन मौजूद नहीं था। जिसके बाद अब इनके ग्रुप को पता चल चुका था कि ये असाइलम यहाँ पर हॉन्टेड है और उन्होंने यहाँ पर आकर सही काम नहीं किया। अब इनका ग्रुप फैसला करता है कि वो इस असाइलम में 1 सेकंड और नहीं रुकेंगे, जिसके बाद सभी मेन डोर की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन सेम पिछली बार की तरह ही मेन डोर की जगह एक बड़ी सी कंक्रीट की दीवार वहां जाती है। यहाँ तक कि जो दूसरा रास्ता इन्होंने सोच के रखा था वहां पर भी दीवार
दीवार आ चुकी थी, जिसका साफ मतलब ये था कि वो डेथ ट्रैप में अटक गए थे। अब इन सारी चीजों को देखकर ये लोग निराश हो जाते हैं और हॉस्पिटल में किसी दूसरे रास्ते की तलाश में घूमने लगते हैं। इसी बीच इन्हें एक बेड पर एक लेडी अपने बाल ठीक करते हुए दिखाई देती है, जो कि इनको बोलती है कि Do you wanna play or? और तभी वो अगले ही पल एक इविल डीमन में बदल जाती है। समहाउ ये लोग उससे बच जाते हैं, लेकिन इनकी फ्रेंड टेसा जो होती है वो इन सबसे अलग हो जाती है, जिसके कुछ ही देर के बाद में एक स्पिरिट उसको बहुत ही बुरी तरह से मार देती है और उसकी बॉडी को ड्रैग करते हुए ले जाती है। कुछ ही देर के बाद में ये लोग फिर से हॉस्पिटल से बाहर निकलने का दरवाजा ढूंढने लगते हैं, जहाँ पर इन्हें एक कमरे में वही सिक्योरिटी गार्ड एक स्ट्रेचर के ऊपर बंधा हुआ मिलता है, यानी कि वो भी यहाँ का एक पेशेंट बन गया था। उस सिक्योरिटी गार्ड को काफी सारे इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जा चुके थे, जो कि देखकर उसको पता चल रहा था। अब जैसे ही एलेक्स उसकी मदद करने जाता है, अचानक से ही इलेक्ट्रिक शॉक की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है और उससे सिक्योरिटी गार्ड के पूरे शरीर में आग लग जाती है और इनके सामने ही उसकी मौत हो जाती है। अब हॉस्पिटल से बाहर निकलने के लिए ट्रेवर एक कटर मशीन से विंडो के आयरन फेंस को कट करने लगता है और वहां से सबको कूदकर हॉस्पिटल से बाहर जाने के लिए बोलता है। लेकिन तभी उसी विंडो के पीछे से एक डिमोनिक स्पिरिट सडनली ट्रेवर पर अटैक कर देती है, जिसके बाद वो लोग तेजी से भागते हुए हॉस्पिटल के आखिरी फ्लोर में आ जाते हैं, जहां पर उन्हें हॉस्पिटल का दरवाजा खुला हुआ दिखता है और वो लोग हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। अब उनके बाहर निकलने के साथ ही वो जो स्पिरिट होती है उस हॉस्पिटल से बाहर निकलती है, लेकिन तभी वो ब्लास्ट होकर मारी जाती है, यानी कि उसके दायरे से वो बाहर नहीं आ पाई थी। अब जैसे ही ये लोग वहां से निकलने लगते हैं, उन्हें वहां जेरेड की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसको स्टार्टिंग में ही एक स्पिरिट ने मार दिया था और यहाँ पर टेसा काफी दुखी होती है। अब इनके ग्रुप के अंदर एलेक्स, जेनिफर और ट्रेवर ही बचे हुए थे और वो होटल में जाते हैं और वहां से सीधा अपने घर जाने का फैसला करते हैं। होटल में ये सब अपना सामान पैक करते हैं, जिसके बाद में ये एलिवेटर लेकर होटल से बाहर निकलने जाते हैं। लेकिन अब इस मूवी का सबसे बढ़िया पार्ट आता है और बहुत ही डरावना भी। अब जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा खुलता है, इनके सामने होटल का रिसेप्शन नहीं था, बल्कि उसी असाइलम की टनल होती है जहाँ पर लैंस मिला था। यानी कि ये लोग कभी उस असाइलम से बाहर आए ही नहीं थे, बल्कि वहाँ की जो स्पिरिट्स थी वो इनके साथ में साइकोलॉजिकली गेम खेल रही थी। ये तीनों फिर से असाइलम में आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी उन्हें टनल से बाहर एक पागल आदमी दिखाई देता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि पहले पार्ट वाला लैंस ही था। लैंस इस जगह पर पिछले 9 साल से हॉस्पिटल में बंद था, जिसके बाद उसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई थी, जहाँ पर उसे इस असाइलम की काफी सारी बातें पता चल चुकी हैं। उसका ये कहना था कि ये जो हॉस्पिटल है ना, यानी कि ये जो असाइलम है, ये सिर्फ एक नॉर्मल असाइलम नहीं बल्कि एक पूरे शहर से बहुत ही ज्यादा भयानक और बड़ा है। वो जानता था कि कौन सा दरवाजा कब खुलता है और कब वहाँ पर कंक्रीट की वॉल आ सकती है। उसने इस जगह का एक मैप भी बनाया हुआ था और वो ये कहता है कि उसे यहाँ का एक लाल दरवाजा खोलना है, जिसे आज तक वो खोल नहीं पाया क्योंकि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग आयरन चेन्स लगी हुई हैं। जिस पर एलेक्स ये कहता है कि उसके पास चेन कटर है, लेकिन वो किसी और कमरे में गिर गया है। अब ये सुनकर एलेक्स अपना वही मैप निकालता है जो कि उसने हॉस्पिटल में पिछले 9 साल रहकर बनाया हुआ था और उस मैप से लैंस उन्हें ये बताता है कि उन्हें किस कमरे में जाकर वो चेन कटर मिल सकता है। उस मैप के ऊपर एक कमरा था जिसके ऊपर क्रॉस बना हुआ था और लैंस का ये कहना था कि इस कमरे में कभी भी नहीं जाना है क्योंकि वहां पर डॉक्टर फ्रेडकिन उनको मिल सकता है, जो कि उनके साथ काफी भयानक चीजें करेगा और हम जानते हैं कि उसने लैंस के साथ में लास्ट टाइम क्या किया था। अब सडनली सभी उसी कमरे की तरफ भागते हैं जहां पर कटर था, तो वहां डोर के आगे सिर्फ उनको क्लोजेट ही दिख रहा था। जिसके बाद जब लैंस 2 बार डोर को क्लोज करके खोलता है तो वहां से सडनली क्लोजेट गायब हो जाता है और आगे हॉस्पिटल का एक न्यू सेक्शन अपने आप ओपन होता है, विच वॉज रियली शॉकिंग। यानी कि लैंस की जो थ्योरी थी और हमने जो कुछ देखा था वो बिल्कुल सच था। ये खाली एक हॉस्पिटल नहीं बल्कि एक काफी भयानक मेज है, यानी कि एक बहुत ही भयानक भूल भुलैया है। अब सब उसी सेक्शन के अंदर जाते हैं जहां पर लैंस एक दीवार को तोड़ता है और जब ट्रेवर उस दीवार से अंदर जाता है तो उसे अपना बैग मिल जाता है जिसके अंदर उसने वो चेन कटर रखा हुआ था। यानी कि असल में लैंस को अब इस हॉस्पिटल के बारे में काफी कुछ मालूम चल गया था। मतलब ये बंदा यहाँ पर खाली चूहे खाकर रह रहा था, जो कि काफी अजीब है। उसको काफी सारी बीमारियां हो गई होंगी और उसके दिमाग में कमी तो आ ही गई थी। खैर अब सभी लोग थोड़े टाइम रेस्ट करने का फैसला करते हैं, जहां पर हम ट्रेवर को एक दूसरे कमरे में जाकर अपने पेरेंट्स के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करते हुए देख पाते हैं क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि वो नहीं बचेगा। लेकिन उसी वक्त ट्रेवर पर लैंस अटैक कर देता है जो कि उसे बुरी तरह मारने लगता है। लेकिन उसी वक्त लैंस ये भी कह रहा होता है कि ये वो नहीं कर रहा बल्कि उससे ये स्पिरिट्स करवा रही हैं और उसके बाद में वो लैंस को बुरी तरह से मार डालता है। और शॉकिंगली यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि ये सब चीजें जो रिकॉर्ड कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ की स्पिरिट्स कर रही थी, क्योंकि कैमरा
अपने आप ही हवा में फ्लोट कर रहा था। अब लैंस वो चेन कटर लेकर उस रेड डोर के पास चला जाता है और उससे पहले वो अपने प्रीवियस पार्ट्स की तरह अपने स्टाइल के अंदर रिकॉर्डिंग करने लगता है, लेकिन यहाँ पर वो थोड़ी सी अजीब हरकतें भी करता है। खैर वहां पर वो उस रेड डोर के ऊपर से चेन्स को काट देता है, लेकिन जैसे ही वो रेड डोर को खोलकर उससे बाहर निकलता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो वहां पर अभी भी हॉस्पिटल के अंदर ही था। जिसके बाद में वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में चिल्लाने लगता है और स्पिरिट से ये कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया लेकिन तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो। जिस पर स्पिरिट्स बहुत ही ज्यादा गुस्से में वॉल्स पर लिखकर ये बताती हैं कि उसे सब कुछ रिकॉर्ड करना होगा और सारी टेप्स को कलेक्ट करना होगा और फिल्म को पूरा करना है। यानी कि स्पिरिट्स को भी आइडिया हो गया था कि ये लोग यहाँ पर क्यों आए थे और वो भी यही चाहती थी कि ये मूवी कंप्लीट हो, लेकिन स्पिरिट्स ऐसा क्यों चाहती हैं इसका रीजन मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अब दूसरी तरफ एलेक्स और जेनिफर जब उठते हैं तो उन्हें लैंस मिसिंग मिलता है और ट्रेवर की डेड बॉडी अपने सामने मिलती है। जिसके बाद में जेनिफर बहुत ज्यादा रोने लगती है और एलेक्स से ये कहती है कि अब वो दोनों भी नहीं बचेंगे। जिसके बाद में ये दोनों फिर से हॉस्पिटल से एग्जिट के लिए वहां पर हर एक रूम को चेक करने लगते हैं, जहां पर एक रूम के अंदर इन्हें डॉक्टर फ्रेडकिन और उनकी नर्सेस सर्जरी करते हुए दिखाई देती हैं, लेकिन वो काफी नॉर्मल दिखाई दे रहे थे। हो सकता है कि ये एक पास्ट का विजन होगा, जहां पर सर्जरी के बीच में ही एक नर्स इन दोनों को स्पॉट कर लेती है और एक इविल स्पिरिट बनकर दोनों पर अगले ही सेकंड अटैक भी कर देती है। वो दोनों वहां से तो भाग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात गौर करने वाली थी कि सर्जरी के दौरान डॉक्टर फ्रेडकिन एक बेबी को यूज कर रहे थे, जिसके ऊपर रूफ पर एक सैटानिक सिंबल से कुछ बना हुआ था। यानी कि डॉक्टर फ्रेडकिन यहाँ पर सैटानिक रिचुअल्स वगैरह किया करते थे और उस बच्चे का इस्तेमाल इसी सैक्रिफाइस में हुआ होगा। यानी कि यहाँ पर पेशेंट्स के जो बच्चे पैदा हुआ करते थे उनके ऊपर भी सैटानिक रिचुअल और एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे और यही रीजन था कि उनको इन पेशेंट्स ने मार डाला था। अब वो दोनों भागते हुए उन नर्सेस से दूर जाने लगते हैं कि तभी उन्हें एक कमरे के अंदर लैंस के हंसने की आवाज आती है, जहाँ पर लैंस पागलों की तरह हंस रहा होता है और वो कहता है कि तुम्हारा तो एक फ्रेंड मारा गया। जिसके बाद में लैंस रिवील करता है कि इस हॉस्पिटल से सिर्फ एक ही इंसान बाहर निकल सकता है और वो मैं हूँ। उसका ये कहना था कि उसे बस सारी टेप्स को कलेक्ट करके फिल्म पूरी करनी है और तभी लैंस के पीछे सारे रिकॉर्डिंग कैमरा अपने आप उड़ने लगते हैं, जो कि अब सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रहे थे। इस हॉन्टेड असाइलम में फिलहाल वो तीनों और यहाँ की स्पिरिट्स थी। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस हॉन्टेड असाइलम के असली पत्ते। असल में यहाँ पर डॉक्टर फ्रेडकिन पेशेंट्स के साथ में सैक्रिफाइसेस किया करते थे और उन्हीं को यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स का नाम दिया गया था। उन्होंने यहाँ पर डेविल को बहुत ही ज्यादा खुश कर दिया था, जिसके चलते ये हॉन्टेड असाइलम और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड था, यानी कि जो यहाँ पर डेविल की दुनिया थी, वो एक हो गई थी। और यही रीजन था कि ये जो हॉस्पिटल था वो इतना ज्यादा बड़ा था और जब भी यहाँ कोई आया करता था तो वो भूल भुलैया में उलझ जाता था। पेशेंट्स ने यहाँ पर डॉक्टर फ्रेडकिन को तो मार दिया था, लेकिन उसने सैटानिक रिचुअल और सैक्रिफाइस करके खुद को अमर कर लिया। जिसके बाद में उसने सभी पेशेंट्स को मार डाला और यहाँ पर सभी की स्पिरिट्स पर कब्जा कर लिया था और वो सबको इस्तेमाल करता था यहाँ पर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि उसे अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए ढेर सारे लोग यहाँ पर चाहिए थे। और यही रीजन था कि उसकी जो स्पिरिट थी वो फिल्म बनाने के लिए इतनी उत्सुक थी। ऑब्वियस ही बात है कि मूवी बाहर जाएगी और बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होंगे और यहाँ पर आएंगे, जिसके बाद में उसको और ज्यादा स्पिरिट्स मिल पाएंगी। खैर तभी लैंस यहाँ जेनिफर के ऊपर अटैक कर देता है और उनकी रिकॉर्ड की हुई टेप्स को छीनने लगता है, लेकिन एलेक्स तभी बीच में आकर लैंस को मारने लगता है और दोनों के झगड़ों के बीच में जेनिफर एक मेटल पाइप लेकर लैंस को मारती है, जिससे लैंस ब्लीड करने लगता है। अब जब लैंस फिर से उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी वॉल के अंदर एक और पोर्टल ओपन हो जाता है, जिससे बहुत ही तेजी से हवा अंदर की तरफ सक हो रही थी और उसी होल के अंदर लैंस चला जाता है। जिसके बाद उसका चैप्टर यहीं पर बंद हो जाता है, क्योंकि उससे जो काम कहा गया था वो नहीं कर पाया था और स्पिरिट्स ने भी ये देख लिया था कि वो ये करने में सक्षम नहीं है। अब यहाँ पर एलेक्स को सब कुछ पता चल चुका था कि ये असाइलम इनसे क्या करवाना चाहता है। एलेक्स बताता है कि असल में ये असाइलम ये चाहता है कि ये मूवी पूरी हो जाए, जिसके बाद कोई और जिंदा बचकर यहाँ से बाहर जाए और इस मूवी को पूरी दुनिया के सामने ले आए, जिसके बाद और भी लोग इस हॉस्पिटल की तरफ आकर्षित होंगे और इसको विजिट करेंगे और डॉक्टर फ्रेडकिन को और भी ज्यादा पेशेंट्स एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिल जाएंगे। इन शॉर्ट ये हॉस्पिटल और भी नए विजिटर्स वहाँ पर चाहता था, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है किसी अबैंडन्ड प्लेस पर कोई लोग क्यों आएंगे। तो इस मूवी के जरिए यहाँ पर ढेर सारे लोग आएंगे और ये हॉस्पिटल एक जीता जागता डेविल था जो कि लोगों की सोल को सक कर लिया करता था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक शहर से भी बड़ा था और इसके अंदर टाइम और सारी चीजें अलग चलती थी। एलेक्स और जेनिफर को ये बात पता चल गई थी कि यहाँ से सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बाहर जाएगा और जेनिफर ने यहाँ पर एलेक्स की 2 बार जान बचाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी एलेक्स यहाँ पर कमीनाबंदी करता है और जेनिफर के ऊपर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से
मार डालता है। और मेरे ख्याल से ये इस मूवी का सबसे ब्रूटल किल होता है। लाइक लिटरली उस लड़की ने अपने प्यार के लिए एलेक्स की 2 बार जान बचाई थी, लेकिन यहाँ पर ये एहसान फरामोश निकला। अब इस असाइलम के अंदर खाली एलेक्स बचा हुआ था, जो कि सारी की सारी टेप्स को कलेक्ट करता है और कैमरा के ऊपर ये कहता है कि मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा और यहाँ पर और भी लोग जरूर आएंगे, जिससे कि डॉक्टर फ्रेडकिन की जो स्पिरिट होती है यानी कि इविल स्पिरिट, वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो समझ गया था कि एलेक्स यहाँ पर अंदर से इविल है और वो उसको जाने देता है, लेकिन वो कैसे? तो वहां पर वही रेड डोर ओपन होता है और तब उसको वो ओपन फील्ड में ले जाता है, जिसके बाद में वो जो रेड डोर होता है अपने आप ही तबाह हो जाता है, यानी कि वो एक पोर्टल था और डॉक्टर फ्रेडकिन की मर्जी के बिना वहां से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। एंड फाइनली यहाँ पर एलेक्स बच जाता है और वो लॉस एंजलिस में आ चुका था। अगले सीन में एलेक्स अकेले ही रोड पर कहीं चलकर जा रहा होता है और उसके ऊपर खून लगा हुआ था। उसके हाथ में बैग थे और सारी की सारी टेप्स थी। अब पुलिस वालों को उसे देखकर शक होता है और वो उसको रोक लेते हैं, लेकिन उसके बाद में सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं और अब एलेक्स जेरी के साथ बैठकर एक वीडियो रिकॉर्ड करता है, जहां पर जेरी ये बताता है कि उन्होंने ग्रेव एनकाउंटर्स पार्ट 2 भी बनाया है और इसके अंदर एलेक्स ने एज अ डायरेक्टर वर्क किया है और ये मूवी ग्रेव एनकाउंटर 1 की तरह पूरी तरह से फेक है। और एलेक्स यहाँ पर सबको इनडायरेक्टली प्रोवोक करता है कि ये मूवी पूरी फेक है और कोई भी उस हॉन्टेड असाइलम के पास में मत जाना, क्योंकि वहां पर जाना वर्थ नहीं है और वो भी फेक है और वहां पर कोई भी भूत प्रेत नहीं है। और यहाँ पर वो इनडायरेक्टली स्मर्क करता है, जिसका सिंपल सा मतलब ये था कि बाकी सभी लोग वहां पर जाओ और वहां पर कुर्बान हो जाओ। और बूम, इसी के साथ में ग्रेव एनकाउंटर सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। अब देखो यहाँ पर ये जो मूवी है ना, इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, यानी कि इसके अंदर हॉन्टेड असाइलम की हिस्ट्री को एक्सप्लोर किया गया है कि वहां पर असल में हुआ क्या था और आगे क्या होने वाला है। पार्ट 1 में सारी चीजें जो है ना एनोनिमस रखी गई थी, तो वहां पर वो एक सस्पेंस बनाती थी, इसलिए ही शायद पार्ट 1 काफी हिट हुआ था और ये वाला जो पार्ट है वो उतना अच्छा नहीं चला। यहाँ पर जो सबसे अजीब बात थी कि डॉक्टर फ्रेडकिन ने 9 साल तक उसको अपना पेशेंट बनाकर रखा, यानी कि लैंस को, और लैंस की ही फुटेज यहाँ पर एलेक्स को भेजी गई थी ताकि लोगों को ल्योर करा जा सके। लेकिन मुझे लगता है कि यह हॉस्पिटल समझ गया था कि जब तक दूसरी मूवी नहीं आएगी यहाँ पर और लोग नहीं आने वाले, और यही रीजन था कि डॉक्टर फ्रेडकिन ने एलेक्स को यहाँ आने के लिए लुभाया था। एक चीज और है कि आपको ये लग रहा होगा कि एलेक्स अब बाहर निकल गया तो उसे क्या जरूरत है लोगों को उकसाने की और लोगों को वहां पर जाने के लिए इनडायरेक्टली प्रोवोक करने की। तो इसका सिंपल सा रीजन ये है कि वो अभी भी कहीं ना कहीं उस असाइलम की स्पिरिट से जुड़ा हुआ था, क्योंकि अगर उसने डॉक्टर फ्रेडकिन की स्पिरिट के लिए काम नहीं किया तो वो उनको भी जान से मार डालेंगे, क्योंकि एक बार जो हॉन्टेड असाइलम के दायरे के अंदर चला गया वो कहीं ना कहीं डॉक्टर फ्रेडकिन से और इविल दुनिया से कनेक्टेड रहता है। बात करें डायरेक्टर्स की और प्रोड्यूसर जेरी की, तो वो इस हॉन्टेड असाइलम के अंदर गए नहीं थे, तो उनको यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों मूवीज पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मुझे बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है या मिस कर दिया है तो उसको भी देख लेना, लिंक इज इन द कमेंट सेक्शन एंड इन द डिस्क्रिप्शन। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए